ये लड़का जो पकौड़े की दुकान चला रहा है, क्या लगता है वह मेहनत करके आखिर कितना अमीर बन सकता है? शायद ये आगे चलकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल ले, या हो सकता है कि कुछ पैसे कमाकर एक बड़ा 2 मंजिला बना ले। इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा, है ना? आप भी शायद यही सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, यही वो लड़का है जो आगे चलकर पूरे भारत का सबसे अमीर आदमी बना। नाम है धीरूभाई अंबानी। तो आखिर कैसे एक पकौड़े बेचने वाले इस गरीब लड़के ने 75,000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी बनाई? आज के इस वीडियो में हम इन डेप्थ स्टोरी को जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के चोरवा गाँव में एक मिडिल क्लास फैमिली में धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ था। और यही साधारण सा दिखने वाला लड़का आगे चलकर धीरूभाई अंबानी के नाम से फेमस हुआ। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। और कुछ इसी तरह से जब धीरूभाई अंबानी 5 साल के हुए तब उनका एडमिशन बहादुर खान जी स्कूल में करवा दिया गया। हालांकि धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई लिखाई में कोई खास लगाव नहीं था, फिर भी पिता के डर से न चाहते हुए उन्हें स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि हीराचंद जी के कुल 5 बच्चे थे। और जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, उन्हें स्कूल की सैलरी से घर चलाने में काफी प्रॉब्लम होने लगी थी। और दोस्तों, इसी गरीबी और तंगहाली से ही परेशान होकर एक दिन धीरूभाई अंबानी ने फैसला किया कि अब वह पढ़ाई छोड़कर कोई काम करेंगे। वैसे तो बेटे के फैसले से ही हीराचंद काफी नाराज हुए और उन्हें वापस स्कूल भेजने की कोशिश में लग गए। लेकिन धीरूभाई अंबानी के जीत के सामने उन्होंने भी हार मान ली। अब दोस्तों, यहाँ धीरूभाई काम तो करना चाहते थे, लेकिन आखिर करे तो करे क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। और इसी तरह से काम की तलाश में वह इधर उधर घूमते रहे। और फिर इस टाइम पर वह अपने गांव में एक मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अक्सर सुनसान रहने वाले मंदिर में आज बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब पता किया तो मालूम पड़ा कि यह भीड़ हर साल फरवरी के महीने में किसी प्राचीन मान्यता की वजह से लगती है। अब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखकर धीरूभाई ने सोचा कि यहाँ खड़े खड़े इन लोगों को भूख तो लगती होगी, क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पकौड़े बेचे जाए। और फिर उसने पैसे इकट्ठे करके ठेला खरीदा और मंदिर के पास ही पकौड़े बेचने लगे। अब दोस्तों, इस धंधे में उन्हें शुरुआत में तो बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद जब श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी तो फिर उनकी आमदनी भी लगभग ना के बराबर रह गई। ऐसे में उन्हें लगा कि अब यहाँ पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना ठेला बेच दिया और सारे पैसे को बैंक में जमा कर दिया। आगे चलकर वो फिर से किसी काम की तलाश में लग गए। और फिर उस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यमन में काम करने के लिए जा रहे थे, और आज से पहले जो भी वहाँ पर गए थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेटर हो गई थी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, इसका जवाब ढूंढने पर धीरूभाई अंबानी को पता चला कि यमन में इंडिया से कई गुना ज्यादा पैसे बनता है। इसलिए धीरूभाई अंबानी 1950 के दौरान महज 17 साल की उम्र में ही अपने बड़े भाई रमनिक लाल के पास यमन में चले गए। वहां पहुंचने के बाद से रमनिक लाल ने ABBESE एक कंपनी के पेट्रोल पंप पर धीरूभाई अंबानी को काम दिला दिया, और यहाँ काम करते हुए उनकी सैलरी हर महीने 300 रुपए थी। अब दोस्तों, इस पेट्रोल पंप पर काम करते टाइम धीरूभाई अंबानी लोगों को कोई अलग अलग प्रमोशनल में से इनकरेज करते थे कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसे का पेट्रोल डलवाए। अब दोस्तों, उनके ऐसा करने की वजह से पेट्रोल पंप का रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ गया था, और उनके काम से खुश होकर उन्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया गया। अब क्योंकि प्रमोशन होने की वजह से पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद भी धीरूभाई के पास काफी टाइम बच जाता था, तो उन्होंने सोचा कि खाली टाइम में क्यों न एक जॉब कर ली जाए। और फिर ऐसा सोचकर वह एक जगह पर कलर के तौर पर भी काम करने लगे। अब दोस्तों, हम इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाए, पर अपनी चाय की आदत को नहीं बदल सकते हैं। और धीरूभाई को भी चाय पीना काफी पसंद था। अब वैसे तो इसके लिए इनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो रोड साइड पर 10 पैसे की चाय पिए, या फिर किसी 5 स्टार होटल में 1 रुपए की। लेकिन यहाँ पर धीरूभाई ने 1 रुपए वाली चाय को ही चुना, ताकि वह चाय की चुस्कियां लेते लेते आसपास के अमीर लोगों की बातों को यह जान सके कि आखिर वह ऐसा क्या करते हैं कि वह इतने अमीर हैं। ऐसे ही एक दिन जब वह चाय पी रहे थे, तभी उन्होंने अपनी बगल वाली टेबल पर बैठे 2 लोगों की बातें सुनी, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहे थे कि क्या तुम्हें पता है, हमारे यमन में जो चांदी की रियाल के सिक्के चलते हैं ना, उनमें लगी चांदी की कीमत इस रियाल से भी ज्यादा है। यानी कि 100 रुपए की सिक्कों में 110 रुपए की चांदी है। अगर कोई इसे पिघलाकर निकाल ले तो फिर उसके पास पैसा ही पैसा होंगे। अब वैसे तो ये अमीर लोग इस बात को मजाक मजाक में कर रहे थे, लेकिन धीरूभाई ने इसे सीरियसली ले लिया। उन्होंने एक मशीन खरीदा और फिर लाखों की संख्या में सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धीरूभाई का यह काम आगे बढ़ा, मार्केट में सिक्कों की कमी होने लगी
और गवर्नमेंट भी इस बात से परेशान थी कि आखिर यह सिक्के जा कहाँ रहा है। और दोस्तों जब गवर्नमेंट ने इस बात की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई तब धीरूभाई अंबानी का नाम सामने आया। हालांकि जब तक पुलिस उसके ठिकाने पर पहुंचती धीरूभाई सारे पैसे इकट्ठा करके वहां से इंडिया निकल चुकी थी। यह साल था 1958 का जब धीरूभाई ने वापस अपने घर पहुंचे और जब उनके पिता ने यह सुना कि वह नौकरी छोड़कर आए हैं तो वह काफी ज्यादा नाराज हुए। रिश्तेदारों ने भी काफी ज्यादा नाराज हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर कुछ समय गांव में बिताने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुंबई चले गए। 1958 में ही उन्होंने 50,000 की पूंजी के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से ऑफिस खोला और मसोला का व्यापार करने लगे। कुछ समय के बाद उसे पता चला कि मसोले के व्यापार के अलावा सूप के व्यापार किया जाए तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास व्यापार के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने कजन चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर व्यापार करने का सोचा, जो पहले उन्हें के साथ दबन में रह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने इंडस्ट्री में एंट्री की तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर व्यापारियों ने एक यूनियन बना रखा है और वह सभी मिलकर किसी भी नए व्यापारियों को इस इंडस्ट्री में इंटर नहीं होने देते हैं और अगर किसी को एंटर करना भी है तो उससे पहले यूनियन के लीडर से परमिशन लेनी पड़ती है। इस तरह से एक नए फील्ड में उतरना धीरूभाई अंबानी के लिए काफी चैलेंजिंग हो गया था। हालांकि काफी मेहनत मशक्कत के बाद उन्हें यह परमिशन तो मिल गई, लेकिन इसके बाद भी उन्हें पता चला कि वह जिन फैक्ट्री में सूप खरीद रहे थे उन्होंने भी एक यूनियन बना रखा है और जिन्हें फाइनल प्रोडक्ट बेचा जाता था उनका भी एक अलग यूनियन है। इस तरह से यह सभी मिलकर इन बीच के व्यापारियों को लूट रहे थे, क्योंकि एक तो फैक्ट्री वाले सूप महंगे में सेल कर रहे थे और दूसरी तरफ खरीदार उसे सस्ते में ले रहे थे, जिसकी वजह से उसे नुकसान हो रहा था। तभी धीरूभाई अंबानी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और अपने सभी यूनियन के मेंबर्स को इकट्ठा करके यह डिसाइड किया कि हम सब फैक्ट्री से सस्ते में माल उठाएंगे और महंगे में बेचेंगे ताकि हमें भी अपने हक का पूरा प्रॉफिट मिल सके। हालांकि ऐसा करने पर मुंबई के कई व्यापारियों नाराज हो गए और इसलिए उन्होंने एक IAS ऑफिसर को पैसे खिलाकर उस जगह पर ताला लगवा दिया। लेकिन दोस्तों धीरूभाई अंबानी का दिमाग भी किसी से कम थोड़ी था। उन्होंने जब गोदाम में ताला लगा देखा तो अपना विरोध जताने के लिए यूनियन के मेंबर्स के साथ मिलकर अपना सारा माल उसी IAS ऑफिसर के घर के सामने रखवा दिया। कुछ ही घंटों में उस IAS ऑफिसर के घर पर बड़े ऑफिसर आने वाले थे और अगर यह घर के सामने बिखरे हुए बोरिया को देख लेते तो फिर उन्हें IAS की हरकतों का पता चल जाती। इसी वजह से अपनी नौकरी को बचाने के लिए कुछ ही मिनटों में उसने ताला खुलवा दिया और धीरूभाई अंबानी समेत उन सभी व्यापारियों का कारोबार फिर से चल पड़ा। अब दोस्तों इसके कुछ साल बाद तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी के बीच में डिस्प्यूट होने लगी। असल में दोनों का बिजनेस माइंडसेट बहुत ज्यादा अलग अलग था, इसलिए 1965 में चंपकलाल दमानी ने पार्टनरशिप खत्म करने की सोची और फिर अलग हो गए। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने गुजरात के नरोदा में टेक्सटाइल मिल शुरू की और फिर यहाँ से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी दौरान सरकार रिप्लेसमेंट लाइसेंस लेकर आए, जिसके तहत व्यापारी बाहर के देशों से सस्ते फैब्रिक मंगा सकते थे, लेकिन शर्त यह थी कि उसे कुछ नया बनाकर वापस से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना होगा। यहाँ पर धीरूभाई ने चालाकी दिखाते हुए अपनी सारी सेविंग्स विदेशी फैब्रिक खरीद लिया और फिर उसे तरह तरह के आउटफिट्स जैसे कि टी शर्ट, शॉल और शर्ट्स बनाने लगे। इस नए कारोबार के लिए ब्रांड नेम रखा गया था विमल, जो कि उनके बड़े भाई रमनीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा था। अब मशीनें लग चुकी थी, कपड़े का प्रोडक्शन भी भारी मात्रा में कर लिया गया था, लेकिन उन्हें बाजार में उतरने से रोकने के लिए दूसरे टेक्सटाइल मालिकों ने एक चाल चली। एक्चुअली में उन्होंने अपने सभी रिटेलर से यह कह दिया था कि अगर धीरूभाई अंबानी से आपने माल खरीदा तो फिर वह उन्हें आगे से माल नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों दूसरे टेक्सटाइल मालिकों की यह साजिश भी धीरूभाई अंबानी को रोक नहीं सकी। धीरूभाई ने पूरे देश में घूमे और रिटेलर्स को यह भरोसा दिलाया कि वह माल उन्हीं से ही खरीदे। उन्हें सभी रिटेलर से यह वादा किया कि अगर नुकसान हुआ तो उनके पास आना और अगर मुनाफा हुआ तो अपने पास रख लेना। धीरूभाई की यह बात थोक व्यापारियों को भा गई और उन्होंने उनसे जमकर कपड़े की खरीदारी की। अब चूंकि पॉलिस्टर की क्वालिटी मार्केट में मौजूद बाकी ब्रांड्स के मुकाबले बहुत ही बढ़िया थी, इसलिए विमल के कपड़े की डिमांड
डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब दोस्तों एक मौका तो ऐसा भी आया जब एक ही दिन में देश भर में विमल के 100 शोरूम का उद्घाटन किया गया और विमल उस जमाने का नंबर 1 पॉलिस्टर ब्रांड बन गया। इसके अलावा साथ ही विमल देश सहित विदेशों में भी अपनी अच्छी पहचान बनाने में कामयाब हो गया। इस एरिया में मिली सफलता के बाद धीरूभाई ने धीरे धीरे कई और भी दूसरी सेक्टर्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। 8 मई 1973 को कंपनी रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन से बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रख दिया और 1970-76 के बीच इसका एनुअल टर्नओवर 70 करोड़ हो गया। अब दोस्तों 1978 में जब धीरूभाई अंबानी ने आजाद भारत का पहला IPO लाने का विचार किया और फिर अपनी कंपनी को बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया। 100 रुपए शेयर प्राइस पर 2.8 मिलियन इक्विटी शेयर्स का IPO पेश किया गया, जिस पर इन्वेस्टर्स ने जमकर भरोसा जताया और 58,000 इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था। इस स्टॉक से लोगों ने भरपूर प्रॉफिट कमाया और यह इतना पॉपुलर हो गया कि जब 1986 में कंपनी की एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग रखी गई तो फिर उस टाइम पर 300 शेयर होल्डर्स ने उसमें शामिल हुए, जो कि इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया था। 1980 में धीरूभाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पातालगंगा में पॉलिस्टर फाइबर धागों का कारखाना खोला और काफी कोशिश के बाद तेल के उत्पादन के लिए सरकार से लाइसेंस हासिल कर ली। इस तरह एक टाइम पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरूभाई अंबानी की अपनी खुद की ऑयल प्रोडक्शन कंपनी हो गई। उसके बाद आया 16 फरवरी 1986, जब धीरूभाई अंबानी को पहला हार्ट अटैक आया तो उसके बेटे मुकेश अंबानी उन्हें लेकर अफरा तफरी में हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगले 42 घंटे इनके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इस स्ट्रोक के बाद से धीरूभाई अंबानी का एक हाथ पैरालाइज हो गया था, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने डिसाइड किया कि वह उसकी कमजोरी नहीं बनेगी, इसलिए लगातार 3 महीने तक उन्होंने खूब एक्सरसाइज की, डाइट पर पूरा ध्यान दिया और लाइफ स्टाइल में बदलाव किया। इसका असर यह हुआ कि धीरूभाई अंबानी का हाथ पहले से काफी ठीक हो गया। एक्चुअली में 1992 में धीरूभाई अंबानी ने वह करके दिखाया जो कि उस समय बड़ी से बड़ी इंडियन कंपनीज ने सपने में भी नहीं सोचा था। 1998 से 2000 के बीच धीरूभाई अंबानी ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स को गुजरात के जामनगर में ओपन किया और दोस्तों इस टाइम तक धीरूभाई अंबानी का इतना बड़ा नाम हो गया था कि उन्हें देश सहित विदेशों में भी पॉपुलर मिलने लगी थी। इतना ही नहीं, 15 जून 1998 को धीरूभाई अंबानी पहले इंडियन बने जिन्हें बेहतरीन लीडरशिप के लिए द वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की तरफ से डीन्स मेडल से नवाजा गया था। इसके अलावा 1999 में धीरूभाई अंबानी को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2001 में द इकोनॉमिक टाइम्स ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया। लेकिन दोस्तों 24 जून 2002 का वो दिन जब धीरूभाई अंबानी ने फिर से एक डेडली स्ट्रोक आया और उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन लगातार ट्रीटमेंट के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला और इसी वजह से 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और अरबों का साम्राज्य अपने बेटे के लिए छोड़ गए।